दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर आनंद व्यास फिर से अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं कि सभी ठीक है, मस्त हैं। तो इस क्वेश्चन में मैं था, इसके सेकंड पार्ट के अंदर मैंने ऑलरेडी कुछ टेक्निकल डिफॉल्ट आया, जिसके कारण ये आधा क्वेश्चन पहली बार ऐसा हो रहा है कि सेकंड पार्ट में और आधा जो है वो थर्ड पार्ट में। तो टाइटल देख के समझ लेना, थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी मेरी। ज्यादा मैं परेशान नहीं कर रहा मेरी टीम को भी, क्योंकि मेरे को वीडियो जल्दी से जल्दी चाहिए। तो एक्विजिशन का पॉइंट यहां पर था। एक्विजिशन का मतलब है कि कोई बड़ी कंपनी ABC कंपनी एक छोटी मिस्टर पिंटू साहब की कंपनी है, इसको एक्वायर कर लेती है। तो जब एक्वायर करेगी तो मिस्टर पिंटू के कुछ रिक्रूटमेंट होंगे, कुछ बंदे यहाँ पर काम कर रहे होंगे ना, मिस्टर पिंटू के साथ में कोई बंदे काम कर रहे होंगे। तो ये ऑलरेडी किसका हिस्सा बन जाएंगे, अब यहाँ पे हिस्सा बन जाएंगे। तो इसको बोलते हैं एक्विजिशन। जब बड़ी कंपनी छोटी कंपनी को कैप्चर कर लेती है तो वो कहलाती है एक्विजिशन। अब बताओ, इतना मुश्किल है? These are the recent trend. These are the recent trend in the talent management. Next है diversity in the workforce. Means कि अब व्यक्ति ये नहीं चाह रहा, कंपनी वाले ये नहीं चाह रहे कि एक व्यक्ति एक ही काम करे। They are multiple job tasking करवाना चाह रहे हैं। मीन्स कि उसको बोल रहे हैं कि भाई थोड़ा तुम अकाउंटेंट का भी सीखो, तुम कोडिंग बहुत अच्छे से करते हो, लेकिन नॉन फाइनेंस की फील्ड जो अकाउंटेंट कर रहा था, थोड़ा नॉलेज आपको भी उसका होना चाहिए, थोड़ा आपको HR का भी आना चाहिए। मल्टीपल जॉब्स करवा रहे हैं। क्यों करवा रहे हैं? क्योंकि सक्सेशन प्लानिंग एकदम से कभी वो छोड़ के चला गया तो जो मेक शिफ्ट करना होगा, अरेंजमेंट करना होगा, तो कुछ समय के लिए हम टेम्पररी उससे काम चला सकते हैं। तो दैट इज द डाइवर्सिटी टैलेंट मैनेजमेंट में। रिक्रूटमेंट थ्रू सोशल मीडिया, मेरे वापस से पॉइंट रिपीट हुआ है। कौन से में? अभी इससे ऑलरेडी अट्रैक्टिंग में अपन ने सोशल मीडिया का लिंक्डइन का एग्जांपल देखा था। वापस कह रहा हूं, आज जो टैलेंट मैनेजमेंट होता है वो सोशल मीडिया के थ्रू प्रॉम्प्ट बेसिस पे चलता है। के थ्रू? सोशल मीडिया के थ्रू प्रॉम्प्ट बेसिस पे चलता है। आई होप ये सारे पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे। बहुत ही इजी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आ जाता है टैलेंट एक्विजिशन मैनेजमेंट सॉल्यूशन। कौन सा पॉइंट है? टैलेंट एक्विजिशन मैनेजमेंट सॉल्यूशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है टैलेंट एक्विजिशन मैनेजमेंट सॉल्यूशन। क्या कहना चाह रहा है ये कहना चाह रहा है कि एक बड़ी कंपनी को जब लगता है, एक बिग कंपनी को लगता है कि जो स्मॉल कंपनी है वो बहुत अच्छा कर रही है, दे आर परफॉर्मिंग वेरी वेल, गुड, तो वो क्या करती है? छोटी कंपनियों को खरीद लेती है। फ्लिपकार्ट ने करा है बहुत बार, छोटी छोटी कंपनियों को खरीद लिया है। इससे क्या होता है कि उनको डायरेक्टली उसका जो टैलेंटेड पर्सन है जो उस छोटी कंपनी में अच्छा कर रहे थे वो उनको मिल जाते हैं। इसको टैलेंट एक्विजिशन बोलते हैं। टैलेंट एक्विजिशन इज स्ट्रेटेजिक प्रोसेस एम्प्लॉय यूज टू एनालाइज देयर लॉन्ग टर्म टैलेंट नीड। अब इसमें हमको क्यों एक्वायर करा? क्योंकि लॉन्ग टर्म में हमको पता चला कि ये जो बड़ी कंपनी है, इसको क्या पता चला कि ये जो छोटी कंपनी है इसमें जो टैलेंटेड बंदे वो लॉन्ग टर्म में उसको काफी चाहिए होंगे, तो दैट्स व्हाई वो टैलेंट को एक्वायर कर लेती है, ठीक है। एंड कॉन्टेक्स्ट टू बिजनेस गोल, identify, develop the best talent source, then execute the strategy of recruitment, evaluating, onboarding candidate। इतनी बात समझ में आ गई ना कि टैलेंट एक्विजिशन में बड़ी कंपनी छोटी कंपनी को एक्वायर करती है फॉर देयर लॉन्ग टर्म गोल की आज से 5 साल बाद मेरे को इस ऐसे बंदों की रिक्वायरमेंट होगी, तो ये बंदे ऑलरेडी कहीं पे वर्क कर रहे हैं, उस कंपनी को ही खरीद लो। उस बंदों को रिक्रूट मत करो, उस कंपनी को ही खरीद लो, तो वो कंपनी का जितना भी वर्क प्रोफाइल होगा वो कंपनी मेरे लिए भी काम करेगी। जैसे कि मान लेते हैं कि एक छोटी कोचिंग इंस्टीट्यूट है, उसको आगे जाके लगता है कि यार मुझे एक बड़ा कोचिंग इंस्टीट्यूट चाहिएगा, एक बिल्डिंग चाहिएगी, ऐसे बंदे एक टीचर्स चाहिएगा, तो वो क्या करता है? एक छोटा सा कॉलेज ओपनिंग कर देता है या एक कॉलेज को एक्वायर कर देता है। कोचिंग इंस्टीट्यूट ने करा एक कॉलेज को एक्वायर कर लिया, तो उस कॉलेज की जितनी भी फैकल्टी हुई वो ऑलरेडी कोचिंग में हो गई, तो उनसे डबल रोल करा लिया, भैया सुबह ये कर लो, शाम को हमारी कोचिंग में पढ़ा लो, फीस डबल ले लेना, पेमेंट डबल ले लेना। तो वो भी राजी हो गए, उनको भी बेनिफिट हो गया, अमाउंट डबल हो गया, लक्ष्मी जी ज्यादा आने लग गए। तो दैट इज द टैलेंट एक्विजिशन। आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है एम्प्लॉयमेंट प्लानिंग, एम्प्लॉय प्लानिंग, सोर्सिंग, रिक्रूटमेंट, इंटरव्यू, हायरिंग, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, फॉर्मल इनफॉर्मल लर्निंग, कॉम्पनसेशन, रिवॉर्ड, कैरियर डेवलपमेंट, पाथिंग, सक्सेशन प्लानिंग एंड लीडरशिप डेवलपमेंट। तो अब ये जब हम पढ़ रहे हैं क्या एक्विजिशन में कौन कौन सी चीजें हम कंसीडर करते हैं, उसके लिए हम कंसीडर क्या करेंगे? इतने सारे पॉइंट याद करने की जरूरत नहीं, मैं तो आपको याद कराने के लिए बैठा हूं, मैं समझाने के लिए नहीं, मैं तो याद कराने के लिए बैठा हूं। याद तक हो जाए बच्चे को, मेरी तो हर बार यही इच्छा है कि ये सारे पॉइंट सर ये कैसे याद होंगे, मेरे को कैसे मैं करूंगा। एक बच्चे का दर्द तो मैं जानता हूं, एक गुरु भी कभी टीचर भी कभी स्टूडेंट था, तो कैसे याद करें?
एक्वायर करना है अपन किसी भी चीज को तो क्यों करूंगा, मैं किसी चीज को एक्वायर क्यों खरीद के लाऊंगा, मोबाइल भी लाया तो क्यों, मोबाइल का मैंने एक्वायर करा तो क्यों करा, तो मैं तो यहाँ पर एम्प्लॉय को एक्वायर कर रहा हूँ। मेरी फर्स्ट प्लानिंग के लिए एम्प्लॉय प्लानिंग के लिए, रिक्रूटमेंट सिलेक्शन के लिए मैं एक्वायर करूंगा। इसके अलावा मैं उसको क्या करूंगा, लीडरशिप की क्वालिटी कोई देखूंगा तो एक्वायर करूंगा कि नहीं करूंगा। मेरी कोई प्रोसेस के अंदर मेरे को ऐसा बंदा चाहिए, कंप्यूटर ऑपरेटर चाहिए, कोई फॉर्मल इनफॉर्मल प्रोसेस के अंदर मैं एक्वायर करूंगा। इसके अलावा मैं उसका क्या देख रहा हूँ, कंपनसेशन एंड रिवॉर्ड के कारण एक्वायर कर रहा हूँ। भैया उनकी सैलरी कम है, इतना मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, या सैलरी ज्यादा है, इतना मेरे को देना होगा कंपनसेशन के। तो दीज आर द पैरामीटर्स। और सक्सेशन प्लानिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। मींस कि आज के 10 साल बाद मेरे को किन चीजों की रिक्वायरमेंट होगी वो आज सोचोगे, ये कहलाती है सक्सेशन प्लानिंग। बहुत से एमबीए के बच्चे आज से 5 साल बाद का करियर नहीं बनाते, आज से 2 साल बाद का सोचते हैं। सर एचआर में करा है एमबीए, मार्केटिंग की जॉब मिल रही, कर लूं। अरे भाई कर ले, 2 साल मार्केटिंग में हो गए, अब सर करियर तो मैंने एमबीए एचआर का करा था, जॉब मुझे मार्केटिंग की मिली, अब बताओ क्या करना है। अरे बंधु तू 2 साल एचआर की छोटी कंपनी में भी लगता, एचआर के की पैरामीटर सीखता तो तेरा करियर आज एचआर में बन सकता। अब उसकी एजुकेशन हुई है एचआर में, करियर बना है मार्केटिंग में, बन जाए अच्छी बात है, हम चाहते हैं लाख करोड़ रुपए कमाए। लेकिन जब कॉन्ट्रास्ट हो गया, जब कॉन्ट्रास्ट होता है तो ग्रोथ में कहीं ना कहीं रुकावट आती है। तो हमेशा अपनी जब चूज कर रहे हो फील्ड तो याद रखिए जॉब भी उसी फील्ड में लेना, भले थोड़ा पैकेज 50,000 60,000 कम मिल जाए, बट जॉब उसी फील्ड में लेना। इससे ही आपका करियर लॉन्ग टर्म में सक्सेशन पे जाएगा। मान लो भैया करना था आपको एमबीए और कर लिया आपने कोई दूसरी डिग्री, एमबीए करना था मार्केटिंग मैनेजर बनना है और आप करके बैठ गए एमकॉम, तो कुछ बेनिफिट हुआ नहीं, मार्केटिंग मैनेजर बन ही नहीं पाओगे, आप तो कॉमर्स के बंदे हो गए। तो कभी भी ऐसे ड्यूल में फंसोगे तो दिक्कत आएगी। ये ही सक्सेशन प्लानिंग कहलाती है कि आज से 10 साल बाद क्या रिक्वायरमेंट है उसका आज पता लगा लेना। क्लियर हो रहा है ना। और हाँ, अब नेक्स्ट टॉपिक आया है आपका एचआर प्लानिंग फॉर टैलेंट मैनेजमेंट प्रोसेस यूजिंग एमएस एक्सेल क्वांटिटेटिव मेथड। याद रखिए ये कॉलेज वाले कराएंगे, प्रैक्टिकल है ये, ठीक है, प्रैक्टिकल है, एक्सेल के थ्रू करा जाता है। एचआर की प्लानिंग के कौन से टूल्स हैं, पैरामीटर्स हैं, फॉर्मूला लगा के चेक करते हैं, तो इसका न्यूमेरिकल बनता है वैसे तो, और ये कॉलेज में हम कराते हैं। अगर यहाँ पर आपको सीखना है तो मैं बना दूंगा इसका वीडियो, लेकिन नॉर्मली ये एग्जाम के अंदर नहीं आता, इसलिए टॉपिक मैं यहाँ पर स्किप करना हूँ। कॉलेज में आपके जरूर कराया गया होगा, नहीं कराया है कि कराया है एक बार मुझे जरूर बताइएगा सर एमएस एक्सेल का, क्योंकि कोर्स में दिया हुआ है, ये है ना, आपके कोर्स में दिया हुआ है। नेक्स्ट टॉपिक आ जाते हैं इवोल्यूशन ऑफ फैक्टर्स अफेक्टिंग एचआर प्लानिंग। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो एचआर प्लानिंग को इफेक्ट करते हैं। एचआर की प्लानिंग करनी यानी ह्यूमन रिसोर्स की प्लानिंग करनी, देखो नेक्स्ट टॉपिक भी आ गया है। कौन से फैक्टर्स हैं जो ह्यूमन रिसोर्स की प्लानिंग को इफेक्ट करते हैं, सारे पढ़ाऊंगे, याद करा दूं। चलो एक बार पढ़ लेते हैं, वरना कहोगे सर बुक का नहीं पढ़ा रहे हो। ठीक है, टाइप्स एंड स्ट्रेटजी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ साइकिल, एनवायरमेंटल अनसर्टेनिटी, टाइम हॉरिजॉन्स, टाइप एंड क्वालिटी ऑफ फोरकास्टिंग इंफॉर्मेशन, लेबर मार्केट। अब एचआरपी करना है मेरे को, ह्यूमन रिसोर्स की प्लानिंग करनी है। मतलब आज मेरी कंपनी में 25 इंप्लॉय काम करते हैं एक कंपनी में, और कल जाके यानी 2025 के अंदर मेरे को 40 बंदों की रिक्वायरमेंट होगी कि 30 बंदों की रिक्वायरमेंट होगी। इसको ही तो बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। इतना क्यों, मतलब इतना डिफिकल्ट नहीं है। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग जस्ट एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्वायर्ड इन द फ्यूचर। Human resource man planning is just estimating the manpower required in the future or probability of the manpower required in the future. It's called the human resource planning. बताओ कहाँ मुश्किल है, भविष्य में पता लगाना कि भविष्य के हमको कितनी मैनपावर की रिक्वायरमेंट है, उसको ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग कहते हैं। अब ये किस पे डिपेंड करेगा भाई साहब, ये डिपेंड करेगा सबसे पहले कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन कैसी है। क्या मैं उसको ऑटोमेशन पे ले जा रहा हूँ, मींस कंप्यूटर बेस्ड कर रहा हूँ, या नॉन ऑटोमेशन पे चल रही है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन का नेचर मैच करेगा। मेरा एनवायरनमेंट कैसा होने वाला है ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है, मैं कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करूंगा, ठीक है, मेरे कंपनी का विजन क्या है, कितनी ग्रोथ करनी है, ठीक है, इसके अलावा मेरे पास जो करंट मैन पावर है उसका रिटेंशन रेशो कितना है, ठीक है, कितने जने रिटेन करेंगे कि नहीं करेंगे। इसके अलावा अगर यहां पर देखो तो आपका लेबर मार्केट भी एक पॉइंट दिया है कि लेबर मार्केट के अंदर आपकी कंपल्सन होगा कि इतने मार्केट में बंदे की सप्लाई रहेगी कि नहीं रहेगी, 40 बंदे ऑलरेडी रहेंगे कि नहीं रहेंगे। यही सारी चीजें मेरे को क्या टाइप ऑर्गेनाइजेशन हो गया, एनवायरमेंटल हो गया, एनवायरमेंट का ग्रोथ हो गया,
टाइम ओरिजन हो गया, यानी कि कितने साल के लिए, यहाँ पे 2022 चल रहा है, 2025 की बात कर रहा हूँ। तो ये सारे का सारा 2025 2035 में अलग रिक्वायरमेंट होगी, 2045 में अलग रिक्वायरमेंट होगी। ये है कि ये सारी चीजें हम किस में चेक करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन की ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में चेक करते हैं। इससे भी सिंपल, घर की दुकान खोली, बैठ गया, पता लगाया कि 5 साल बाद दुकान को कहां ले जाना है, 10 साल बाद दुकान को कहां ले जाना है, 20 साल बाद दुकान को मॉल बनाना है। तो भाई 20 साल बाद मॉल बनाना है, किस रिक्वायरमेंट होगी, क्या क्या देखा, टाइम देखा, ग्रोथ देखी, ऑर्गेनाइजेशन का नेचर देखा, उसका एनवायरमेंट देखा, मैंने लेबर मार्केट देखा, लेबर सप्लाई देखी। यही सारी चीजें क्या मिलके बना रही है, मेरी ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग बना रही। बताओ कहाँ मुश्किल है, याद हो गया कि नहीं हो गया? ऐसा है बंधु, अपन याद करवाने में भरोसा रखता हूं। तो लास्ट टॉपिक आ चुका है सेकंड यूनिट का, ये है स्ट्रेटेजिक व्यू ऑफ रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। अब स्ट्रेटेजिक व्यू का मतलब क्या है, नाम बड़ा है स्ट्रेटेजिक व्यू। स्ट्रेटेजिक व्यू का मतलब ऐसा व्यू पॉइंट तैयार करना, ऐसा रिक्रूटमेंट करना, ऐसा सिलेक्शन करना कि मतलब जबरदस्त मजा आ जाए। कैसा सिलेक्शन करना, मतलब जबरदस्त मजा आ जाए। मतलब कि आज जो बंदे आप रिक्रूट कर रहे हो, आज अगर आपने किसी बंदे को रिक्रूट करा है तो वो सक्सेशन प्लानिंग का हिस्सा बने। अब जोक्स अपार्ट, वो सक्सेशन प्लानिंग का हिस्सा बने। मतलब जबरदस्त का मतलब यहां पर है कि वो बंदा आगे 4 बंदे और जोड़ सके। मींस के आप उसको आज के लिए रिक्रूट ना करें, आज के 5 साल बाद। धोनी साहब क्रिकेट खेलते थे तो किसी बंदे को टीम के अंदर हायर करा तो इसलिए नहीं वर्ल्ड कप का खिलाड़ी है। हम आजकल कैसे चल रहा है, आईपीएल का खिलाड़ी। तो परफॉर्मेंस तो आपको पता है, जब हम आईपीएल के खिलाड़ी की बात करते हैं तो परफॉर्मेंस कहां चली जाती है। और जब अगर हम विजन अगर हमारा वर्ल्ड कप हो गया, कपिल देव जैसे कि वर्ल्ड कप उठाना है, तो हम सारी प्लानिंग पूरे 4 साल की एंटाइटल फोकस वहां पे हो जाएगा और रिक्रूटमेंट का जो सिलेक्शन टीम कमीशन वहां पे चला जाएगा। अब तो सारा आईपीएल में अच्छा करा, वहां अच्छा चले, अरे वो शॉर्टर टाइम पीरियड है वहां पे भैया, आपको ये इंग्लैंड के बैट्समैन आगे बढ़ के पुल नहीं मारते है ना। वहां तो भैया आप इंडिया में खेल रहे हो, मस्त बॉलिंग चलती है, मस्त आपके विकेट गिरते हैं, वहां तो एक ना गिर पाए हो। अब क्या बताएं कितने दुखी हैं हम। ठीक है, चलिए, तो यहाँ रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन पे थे हम। तो रिक्रूटमेंट सिलेक्शन स्ट्रेटेजिक का मतलब क्या है कि ऐसा सिलेक्शन हो, ऐसा रिक्रूटमेंट हो कि फ्यूचर में उसका बेनिफिट मिल सके, सक्सेशन प्लानिंग में हेल्प कर सके। The issue is taken to consideration as far as the strategic recruitment selection are concerned can be understood well when we take the organization in the question. Recruitment, selection, human resource certainly have a very important impact. How well an organization can successfully materialize their business strategy, यानी कि business strategy। आज कुछ भी मैं रिक्रूटमेंट कर रहा हूं तो वो इसलिए ना करूं कि मेरे को एक प्रोसेस कंप्लीट करनी है, यानी कि मेरा कुछ इनपुट लग रहा है, रॉ मटेरियल हो रहा है, उस पर कुछ मैं प्रोसेस कर पा रहा हूं और इसका कुछ आउटपुट आता है। बराबर, रिक्रूटमेंट प्रोडक्शन का यही प्रोसेस है, रॉ मटेरियल होता है, प्रोसेस होती है, आउटपुट आता है। तो मैं रिक्रूटमेंट इसके लिए ना करूं, मैं रिक्रूटमेंट किसके लिए करूं कि ये जो बंदा, मैं मिस्टर किसी को लाऊं, मिस्टर पिंटू के तो काम ऐसे नहीं, पर मैं किसी को ऐसे लाऊं कि जो इस प्रोसेस को वेल कर सके, इसको फास्ट कर सके, इसको इफेक्टिव बना सके। मीन्स कि मैं आज जो रिक्रूटमेंट करता हूं न केवल इसलिए करता हूं कि वो प्रोसेस के अंदर फुलफिल कर सके उसके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसलिए कर सके कि वो ये करने के साथ उस प्रोसेस को और फास्ट और कॉस्ट में मिनिमम करना और मैं प्रोडक्ट इनोवेशन करना, ये भी काम कर सके। मींस कि आज अगर मैं मेरे कॉलेज के अंदर या मेरे कोचिंग के अंदर किसी बंदे को, किसी टीचर को हायर करता हूं तो केवल ये नहीं देख रहा कि भैया ये 2 सब्जेक्ट है, आप ये पढ़ा सकते हो, वो कहेगा हाँ सर पढ़ा सकता हूँ। वो पढ़ा तो सकते हो सर, क्या बच्चों को समझा सकते हो सर, समझा भी सकता हूँ। तो और अच्छे से कैसे करा जा सकता है, और हम दूसरे कोचिंग इंस्टीट्यूट से कैसे कर सकते हैं, और बच्चों का रिजल्ट कैसे इंप्रूव करा जा सकता है, इसके आइडियाज भी वो मेरे को दे। क्योंकि हर किसी की एक सर्टेन लिमिटेशन है, हर व्यू पॉइंट है, तो वो अपना व्यू पॉइंट भी रखे। न केवल वो रिक्रूटमेंट केवल प्रोसेस फॉलो करने के लिए नहीं, यदि प्रोडक्शन मैनेजर बना दिया तो उसका यही दायित्व नहीं, यही रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं कि वो प्रोडक्शन की A to Z एक्टिविटी देखे, बल्कि उसके साथ वो प्रोडक्शन की प्रोसेस कैसे फास्ट करी जा सकती है, उसमें कौन से इनोवेटिव आइडियाज करे जा सकते हैं, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करी जा सकती है, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट। और इसी को तो कहते हैं जबरदस्त रिक्रूटमेंट, और यही कहलाता है स्ट्रेटेजिक व्यू ऑफ रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, यानी कि कॉल फॉर द जॉब एंड द सिलेक्शन ऑफ द एम्प्लॉय ऑन नॉट ऑन द बेसिस ऑफ देयर जस्ट फुलफिलिंग देयर टास्क बट also add on their knowledge and improve the organizational culture with
बिजनेस स्ट्रेटजी यानी कि स्ट्रेटजी में भी कुछ योगदान दें, ये है इसका मूल सार। समझ में आया ना? तो स्ट्रेटजी वर्ड जब लग गया है तो इसका यही मतलब है कि स्ट्रेटेजिक रिक्रूटमेंट यानी कि इससे मेरे को डबल बेनिफिट लेना है। ठीक है, इससे मेरे को डबल बेनिफिट लेना है। आनंद सर को रखो भैया, एचआर भी पढ़ाएंगे, मार्केटिंग भी पढ़ाएंगे, बंदों के काउंसलिंग भी यही करेंगे, सब इनको देखना है। करो, 4 काम दे दो। तो यही हुआ, क्या हुआ? स्ट्रेटेजी। जस्ट एन एग्जांपल दिया है ना, जस्ट एन एग्जांपल दिया, मेरी बात नहीं करी, जस्ट एन एग्जांपल दिया कि मल्टीपल टास्क की, क्योंकि डाइवर्सिफिकेशन की जरूरत है। तो अगर आप कोई कंपनी में जाना चाह रहे हो और आपको लग रहा है कि मेरे को ज्यादा पैकेज चाहिए, क्या चाहिए? मेरे को ज्यादा पैकेज चाहिए, तो आपको डाइवर्सिफाई होना पड़ेगा। आपको कुछ कुछ नॉलेज दूसरी फील्ड का होना चाहिए, भले उसके अंदर स्किल हो ना हो, भले आज आपको पता हो ना हो कि इंडिया की इकोनॉमी कैसी चल रही है। हम तो सर सीएस के बंदे, कंप्यूटर साइंस के, हम तो सर बीएससी बैकग्राउंड के, हमको इकोनॉमिक्स से क्या लेना देना। आपको उसके अंदर स्किल हो ना हो, आपको लॉ ऑफ डिमांड पता हो, लॉ ऑफ इलास्टिसिटी नहीं पता हो, लेकिन आपको ये तो पता हो कि चल क्या रहा है। स्किल होना जरूरी नहीं, लेकिन नॉलेज तो होना जरूरी है। दैट इज द स्ट्रेटेजिक रिक्रूटमेंट। इससे बहुत अच्छा इम्पैक्ट आपकी सैलरी में आता है, करियर में आता है, क्योंकि आप कभी ना कभी अपनी कंपनी के बॉस बनेंगे, ऐसा मेरा मानना है। तो जय हिंद, मस्त रहिए, खुश रहिए। और इसी के साथ मैंने यूनिट 2 टैलेंट मैनेजमेंट की खत्म कर दी। कैसा लगा वीडियो? समझ में आया, नहीं आया, मुझे जरूर बताइएगा। जय हिंद, मस्त रहिए, खुश रहिए।